जैसा कि डेफिनेशन से कंफर्म है, आपको लग रहा होगा कि जो नाउन की जगह पे बोले जाएंगे, जैसे हमेशा किसी सेंटेंस में राम है तो राम को हमेशा राम राम नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे ही। अगर कोई लड़की है तो बार बार किसी लड़की का नाम आ रहा है, जैसे गीता है, सीता है, तो उसके नाम को बार बार रिपीट न करके उसके जगह पे यूज करेंगे शी। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए यूज करेंगे इट। जैसे कि अगर कोई रामायण है, गीता है, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे इट। अगर कोई आदमी है, मैं हूँ, तो उसके जगह पे कोई है तो आई। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो बोलूँगा आई। मैं हमेशा अपना नाम नहीं लूँगा। वी मतलब अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और उनके बारे में अगर हमको इंडिकेट करना है, अपना जैसे हम एक से ज़्यादा लोग हैं, अगर हम एक से ज़्यादा लोग हैं अपने बारे में हमको इंडिकेट करना है तो वी। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं या एक कोई सिंगल आदमी है तो बोलना है तो यू यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे दे यूज करेंगे। बार बार उसका नाम न लेके उनकी जगह पे ए वर्ड यूज किए जाते हैं जिसको प्रोनाउन बोले जाते हैं। तो ये हो गया प्रोनाउन। और आगे अब देखते हैं वर्ब। दूसरा है वर्ब। वर्ब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, तीसरा हो गया वर्ब। वर्ब का डेफिनेशन होता है ए वर्ड दैट शोज एक्शन। ए वर्ड दैट शोज एक्शन। ए वर्ड दैट शोज एक्शन, जैसा कि आपको इसके डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा कि ऐसा वर्ड जो एक्शन को दिखाता है। अब एक्शन मतलब कोई भी एक्शन हो सकता है, खाने पीने का, नहाने का, धोने का, चलने का, दौड़ने का, भागने का। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक्शन होती हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर देखा जाए तो रन। रन मतलब दौड़ना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ये सब एक्शन है। राइट, WRITE, राइट। राइट मतलब लिखना, लिखने की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रन मतलब दौड़ना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, टीच मतलब पढ़ाना। और इस तरह से जो भी सेंटेंस होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं, उनको वर्ब बोला जाता है। कोई भी एक्शन हो, किसी भी प्रकार का एक्शन हो रहा है अगर शरीर से, किसी भी इंसान से, तो उसको वर्ब बोलेंगे, उसको एक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा। ये तो बहुत सिंपल था वर्ब। इसके बाद सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपल ही हैं, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। वर्ब हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं चौथा, एडवर्ब। चौथा है एडवर्ब। चौथा है वर्ब, एडवर्ब, जिसका डेफिनेशन है ए वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब। यानी कि पहले मैं आपको इस पे लिख के दिखाता हूँ, इसका डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब। वर्ब भी आपने देखा इसके पहले, यानी कि खाने पीने, जाने नहाने की जो एक्शन होती है, जो क्रिया होती है, उसको वर्ब बोला जाता है। अब उसी चीज़ को एडवर्ब, उसी में ऐड कर दिए एडवर्ब, उसकी और उसके बारे में और डिटेल में बताएगा कि वो काम क्या कर रहा है। ए वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब, वर्ब के बारे में और बताएगा वो। इसमें याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें लास्ट में वाई रहेगा। क्विकली, स्विफ्टली, स्लोली, केयरफुली, हमेशा सब वर्ड में। ये आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन कहीं काम आने वाली नहीं है। सिर्फ आपको वर्ड समझना है कि ये वर्ड जब आ जाएंगे आपके बीच में सेंटेंस में तो इनको क्या बोलते हैं, वो भी याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको देखना है कि इस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं। अगर सेंटेंस में कोई पूछ लिया कि हाँ ये क्या है, इसका वर्ब बता दो क्या है, इसका नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी सेंटेंस में कहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये नाउन समझ में आ रहा है, ये नाउन है तो नाउन बोलूँ, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए याद रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको बोलते क्या हैं, ना कि आपको इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी एडवर्ब हो गया, अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला है जैसे क्विकली, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, क्विकली, स्लो से स्लोली,
केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी से, धीरे धीरे या धीरे से, क्विकली तेजी से या तेजी तेजी। तो इसको ये हो गया आपका एडवर्ब। ये वर्ब के बारे में बताता है कि वो काम कैसा कर रहा है, तेजी से कर रहा है, धीमे से कर रहा है और आराम से कर रहा है, कि उसके डिफाइन करता है वर्ब के एक्शन को, काम को, कितना तेजी से धीमे से कैसे कर रहा है वो, तो वो उसको बोलते हैं एडवर्ब। अब आइए देखते हैं एडवर्ब के बाद पांचवा है अपना एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव बहुत ही इजी है, ये क्वालिटी को बताता है। क्या करता है एडजेक्टिव? क्वालिटी को बताता है। अगर डेफिनीशन तो इसका अलग ही है, पर अगर आपको समझना है तो इसको ये समझो कि क्वालिटी को बताता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताता है, डिस्क्राइब करता है। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। अब आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, ये क्या बोल दिए, तो इसका जो वर्ड है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। जैसा कि डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। अब इसको एग्जांपल इसका देख लीजिए, इस किस तरह से रहता है सेंटेंस में, क्या काम करता क्या है। मैंने आपको जैसे बताया एडजेक्टिव का मतलब वो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, हर चीज़, किसी भी चीज़ का क्वालिटी बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है तो उसकी क्वालिटी क्या है, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा, तो ये हो गया हॉट। दूसरा है कलर है, कलर की क्वालिटी बताता है, उसका कौन से कलर का है, ब्लैक है, वाइट है, किसी भी और प्रकार का है, ग्रे है, कौन से कलर का है, तो हो गया कलर में ब्लैक। इसके अलावा आपको जैसे हो गया वो अच्छा है, तो ये क्या हो गया, गुड, ये भी क्वालिटी है। बैड, ये डिसक्वालिटी है, समझो बैड क्वालिटी है। न्यू, न्यू क्या है, नया। कपड़ा है, नया है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, नया है, पुराना है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब इसके बाद है प्रीपोजिशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दो और बचा है, एक आपका प्रीपोजिशन है, दूसरा कंजंक्शन है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन मेन है। इसके अलावा आपको एडवर्ब याद करने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा प्रोनाउन भी याद करने, प्रोनाउन वगैरह तो आपको ध्यान में ऐसे ही रहेगा, इतनी बार सेंटेंस में आएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो सब आपको याद करने की, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैंने बता दिया है। याद करने वाली चीज़ ये है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ये जो दो चीज़ें हैं, ये हमेशा आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है, वो कैसे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो ध्यान देने वाली चीज़ें दो ही हैं, एक है प्रीपोजिशन, दूसरा है कंजंक्शन, जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। पहले अभी आप देख लीजिए, एडजेक्टिव हो गया है, अब इसके बाद प्रीपोजिशन देखो। छठवां है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसका जो डेफिनेशन है वो है ए वर्ड दैट शोज प्लेस, टाइम और पोजीशन। ए वर्ड दैट शोज प्लेस, पोजीशन और टाइम, ये प्रीपोजिशन का आपका डेफिनेशन है। ऐसा वर्ड जो जगह को या पोजीशन, स्थिति को या टाइम, समय को प्रदर्शित करता है या इंडिकेट करता है या बताता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जो वर्ड बोल रहा हूँ लिखवाऊंगा वो याद करने की ज़रूरत है, वही आपको ध्यान देना है। प्रीपोजिशन एग्जांपल के लिए देखो, पहला है इन, इनटू, तीसरा है ऑन, चौथा है एट, पांचवा है अंडर, छठवां है ओवर। इन मतलब होता है में, इनका अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो में। इनटू का मतलब भी में, पर इसमें मोशन होना चाहिए। मोशन मतलब गति, कोई चीज़ गति के साथ में आ रही है तो इनटू। ऑन मतलब पर, एट मतलब भी पर होता है, अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर, इसका मतलब को भी होता है। इन हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, ओवर हो गया। इसके सिर्फ आप हिंदी में और इसको याद करके रखो, इसके यूजेस में डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप इतना याद रखो इसको हिंदी में बोलते कैसे हैं। अभी जैसे एट, एट मतलब सिर्फ पर नहीं होता है, में भी होता है। फॉर एग्जांपल एट, ही इज़ एट बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। और दूसरा में वाला देख लीजिए, इसको बोलेंगे ही इज़ गुड एट बैटिंग या फील्डिंग या क्रिकेट, किस तरह का भी आप बोल सकते हो। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट
स्क्वायरल। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं, आप उन सेंटेंसेस में इन प्रीपोजिशन का यूज कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। इसका डेफिनीशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इन सबको याद कर लो। और ये कहाँ पर लगेंगे मोस्टली, तो मुझे पता है कि जो भी व्यूअर हमारे देख रहे हैं उनको 80 से 85% उनको ये चीज़ें पता हैं, पर फिर भी उनके जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। अगर कभी कन्फ्यूजन हुआ तो देख सकते हैं। ओवर हो गया। ऑन मतलब को भी होता है, जैसे आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा। द बॉल इज़ ऑन द टेबल, ऑन पर हो गया। इनटू द रिंग फेल इन द वेल, मतलब रिंग अंगूठी कुएं में गिर गई। वेल मतलब कुआं। इन मतलब मैं घर में हूँ। आई एम इन द होम। अंडर नीचे। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको एग्जाम्पल के साथ में, बस आप इसको लिख लीजिए। सेंटेंस में जब भी आएगा तो जब मैं आपको प्रीपोजिशन के यूजेस बताऊँगा उस समय मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ लिख के रखिए। ओवर हो गया। इसके बाद बिहाइंड, बिहाइंड हो गया। बिहाइंड मतलब पीछे। नियर, नियर मतलब पास। इसके बाद फॉर हो गया। फ्रॉम हो गया। फॉर मतलब ज़्यादातर होता है के लिए। फॉर मतलब से भी होता है, का भी होता है। फ्रॉम मतलब से होता है। फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया। विथ हो गया। विथ मतलब के साथ या से। कहाँ के साथ होगा, कहाँ से होगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब इसका यूज बताऊंगा। सिर्फ आप रखो, इसको लिख के याद करो। विथ हो गया बाई। बाई मतलब के द्वारा, जैसे आई केम बाई बस, मैं बस से आया। दिस वर्क डन बाई यू, ये आपने किया काम, तो बाई हो गया। डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ आप याद करके रखो। एबो हो गया। एबो मतलब होता है ऊपर। बिलो मतलब नीचे। आफ्टर मतलब बाद में। बिफोर मतलब के पहले। बैक मतलब पीछे। इन फ्रंट ऑफ मतलब के आगे, के सामने। एक हो गया नियर, पास में। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। और भी इसमें प्रीपोजिशन है, बहुत सारे हैं जो छूट रहे हैं, उनको भी हम सेंटेंस के साथ साथ में बताते चलेंगे जब भी आएंगे। पहले आप इतना लिख के याद कर लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो छूटा रहेगा उसको देखते हैं। सातवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट, कंजंक्शन। इसका जो डेफिनेशन है वो है ए वर्ड दैट जॉइन सेंटेंसेस। ए वर्ड दैट जॉइंस सेंटेंसेस, ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ता है। तो फॉर एग्जांपल इसका ये देखते हैं। कंजंक्शन की लिस्ट बहुत बड़ी है, आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा वन बाय वन, लेकिन अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमनली यूज किए जाते हैं, जो अधिकतर लोग बोलते हैं, वो तो बहुत सारे हैं। जैसे कि एंड हो गया। पहला हो गया आपका कंजंक्शन में एंड। एंड मतलब और। बट मीन्स लेकिन। बिकॉज मतलब क्योंकि। ऑल्सो का मतलब भी पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही ऑल्सो यूज होता है, नेगेटिव के लिए नहीं यूज होता है। नेगेटिव के लिए यूज होता है इवन या फिर आइदर, दोनों चीज़ भी के लिए यूज होता है। यहाँ पे यूज होता है सेंटेंस के आगे पीछे, कहाँ लगता है, बीच में लगता है, वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। सिंस मतलब होता है चूँकि या क्योंकि। इधर मतलब ना तो, ना इधर मतलब ना तो। दो मतलब हालांकि या यद्यपि। बाय द टाइम मतलब समय के साथ। इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑल्सो मतलब भी, सिंस मतलब चूँकि या से या हालांकि, आइदर मतलब या तो, नाइदर मतलब ना तो, दो मतलब हालांकि, बाय द टाइम मतलब समय के साथ। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। कंजंक्शन ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। आप लोग देखेंगे सेंटेंस में तब पता चलेगा आपको इसका यूज़ कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है सो, एज फॉर, एज सून एज, हेंस, अनटिल, अनलेस, एज वेल एज, सच एज इफ, हाउएवर। इवन दो। सो का मतलब होता है तो, बहुत। जैसे सो ही इज़ कमिंग, तो आ रहा है। इट इज़ सो बिग, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है। तो सो मतलब बहुत है। तो एज
मतलब जैसे। इसका और भी यूज है एज का, पर एज मतलब जैसे होता है। यूज मैं आपको बताऊंगा, पर अभी यहाँ पे यही इतना ही आप समझो। सेंटेंस में जैसा आएगा मैं आपको बताते चलूँगा। एज फॉर एज, जहाँ तक कि। ये सेंटेंस में सब यूज होंगे, आप परेशान मत होइए, आपको समझ में आएगा सेंटेंस के साथ। एज सून एज, जितना जल्दी हो सके, या जल्द से जल्द, जल्द से जल्द या जल्द, जितना जल्दी हो सके। हेंस मतलब इसलिए। अनटिल मतलब तब तक। अनलेस मतलब भी तब तक, तब तक। ये टाइम के साथ होता है, कारण के साथ होता है। एज वेल एज भी, या इस तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एज वेल एज, जैसे ही इज़ कमिंग एज वेल एज राम इज़ कमिंग, वो आ रहा है साथ ही साथ। हाँ, साथ ही साथ भी मतलब या बोलो या साथ ही साथ। सच एज, जैसे कि। एज इफ, जैसे कि। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप बोलो कोई सेंटेंस, सच एज राम, श्याम, गीता, मोहन, रोहन, उसको बोलते हैं जैसे कि। फॉर एग्जांपल है जैसे कि सच एज इफ ही ट्रीट्स मी एज इफ आई एम हिज एनमी, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि मैं उसका दुश्मन हूँ। तो यहाँ पे एज इफ, हिंदी में दोनों का मतलब जैसे कि लिखा है, पर सेंटेंसेस में यूजेस अलग अलग है। हाउएवर मतलब परंतु, फिर भी, परंतु या फिर भी। थोड़ा राइटिंग में आप देख लो, याद कर लेना, मैं इसीलिए बोलते जा रहा हूँ कि राइटिंग थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो उतना समझ लेना। ये हो गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन अभी बहुत सारे हैं जो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, जैसे कि दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ whom, दैट इज़ व्हाई, दैट इज़ वेयर, दैट इज़ हाउ, दैट इज़ व्हेन, देयरफॉर, टिल द टाइम, अदरवाइज, सो दैट। एक इम्पॉर्टेंट और है सो दैट, जिसका मतलब होता है ताकि, और इसके अलावा एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो एज टू, इफ़। इतने बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वेयर एज हो गया, हार्डली हो गया, नो सूनर डिड, नो सूनर हैड, टिल नाउ। ये सारे अभी कंजंक्शन जो आपको याद करना है। याद क्या, वो सेंटेंस के साथ में आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए, रिपीट करके वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई भी इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ आप आधा घंटा डेली देखिए, आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा आराम से दे सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा देखिए। ये जो मैंने आपको कंजंक्शन बताया है, ये मुश्किल से आपको एक दिन में या आधे दिन में, अगर आप ध्यान दोगे, आधे एक घंटे में सब याद हो सकते हैं। अगर आपको नहीं भी याद हो रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी टाइम लगा था। पर ऐसा लेके बैठ के रट्टा मत मारो, वो सेंटेंस के साथ में बनाते जाओगे, अपने आप वो समझ में आते जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, बशर्ते आपको सिर्फ ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ध्यान से देखो और समझो, और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करो। जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग टू स्पीक। तो आप उसको अपने, जब भी आप ऑफिस में हो, उसको यूज करो, यूटिलाइज करो, सेंटेंसेस को बोलो। शुरू में आपको हेजिटेशन होएगा, बट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एज आई एम स्पीकिंग। तो ये आपको तभी आएगा जब आप सीखोगे और सीख के बोलोगे। जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।